नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेंगे आज बाजार की। बाजार में खबरों का जोर रहा और खबरें हैं कई। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं वीकली एक्सपायरी को लेकर के। सेबी की एक रेगुलेशन आई है और सेबी एक जो नियम है, कायदा वो फिक्स करने जा रही है कि भाई एक सडनली अमाउंट के बाद अगर आपने लॉस कर लिया तो उसके बाद आप जो है FNO में काम नहीं कर सकते। और इसके ऊपर जद्दोजहद करने के लिए जो तुम्हारा ब्रोकरेज फर्म है और जो तुम्हारे NSE के BSE एक्सचेंज हैं वो भी इस चीज़ को चाह रहे थे कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन है बंद ना हो, क्योंकि जो जितने ब्रोकर हैं इनका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है, और यही बंद हो जाएगा तो इनका जो रेवेन्यू का सोर्स है ना वो एक तरह से नीलवट्टे सन्नाडे में पहुंच जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरा समझ लेते हैं, देखो सेबी क्या चाहती है। सेबी ये चाहती है कि जिस तरह से जो रिटेल निवेशक है वो लॉस कर रहे हैं ना, वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 55,000 करोड़ से 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ से 1,05,000 करोड़, और जो पैसा है ना ये जा रहा है तुम्हारा किसके पास में है? जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियों के पास में। क्योंकि जो रिटेल निवेशक है वो सोचता है कि भाई छोटा अमाउंट डाल के उसे डबल कर लूँ और कल ही करोड़पति बन जाऊँ। इस तरह का जो माइंडसेट लेकर जो छोटा निवेशक आता है, रिटेल निवेशक, सेबी ये चाह रही है कि भाई इनका कहीं ना कहीं इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। अब सेबी या तो कुछ ऐसी कोई क्राइटेरिया लग सकती है कि आपके पास अगर 15 लाख रुपए हैं तो ही आप FNO में काम कर सकते हैं, या ऐसा कोई है कि भाई आप ना कोई शिक्षण कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा कि इतना पढ़ाई कर लोगे, या कोई ऐसी परीक्षा होगी तो ही कर सकते हो। लेकिन परीक्षा वाला तो मुझे मुश्किल लग रहा है। कारण ये है ना कि जो FNO करते हैं उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी अकाउंट से करते हो सकता है मैं अपने पापा के अकाउंट से करता हूँ, हो सकता है मैं अपनी दादी के अकाउंट से करता हूँ। और अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए आपने परीक्षा दे दी तो मेरी दादी कौन सी परीक्षा पास करेगी? तो हो सकता है ओपन एक गाइड लेकर जाई जाए, उस तरह का कुछ नियम कायदा ले आए सेबी। लेकिन सेबी का कहना ऐसा है कि भाई कहीं ना कहीं रिटेल निवेशकों का जो नुकसान हो रहा है उसे रोका जाए। और ब्रोकरेज फर्म चाह रही है कि भाई ये जो ना FNO ना बंद करो, जिससे हमारी जो रेवेन्यू का सोर्स है वो बंद ना हो। अब बात कर लेते हैं AUM, जो ना म्यूचुअल फंड के आज आंकड़े आए हैं। म्यूचुअल फंड की जो SIP का आंकड़ा है वो बढ़ के आ गया है तुम्हारा 29,529 करोड़ आ गया है, जो कि हाईएस्ट है, अब तक का सबसे हाईएस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करोगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 80 लाख करोड़ रुपया के म्यूचुअल फंड मतलब AUM हो गया है। अब एक तरह से देखा जाए तो इक्विटी में आपको देखने से लगेगा कि पिछली बार जो इक्विटी में फंड आया था ना वो आया था तुम्हारा 30,421 करोड़ रुपया, और जो इस महीने आया है वो है 24,690 करोड़। मतलब इक्विटी में जो फंड आया है वो आया है तुम्हारा 6,000 करोड़ के आसपास कम। लेकिन इसको ऐसे नहीं देखना। देखो साथियों, क्या है, आपको यहाँ 6,000 करोड़ कम दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप हाइब्रिड फंड में देखोगे तो हाइब्रिड फंड में जो इनका AUM हुआ करता था 5,000 करोड़ आता था, इस बार आया है 14,000 करोड़। तो हाइब्रिड फंड में 9,000 करोड़ बढ़ के आया है। तो ऑल ओवर जब भी आप किसी को एनालिसिस करोगे तो सभी चीज़ देखनी होती है। अकेला आप इसे ही नहीं देख लो कि यार 4,000 करोड़ कमाए हैं, चार पिछली बार 30,000 करोड़ की SIP आई थी, इस बार 24,000 आए हैं। इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आप इस बार ऑल ओवर की बात करोगे तो ऑल ओवर जो SIP के माध्यम से पैसा आया वो 29,529 करोड़ आया। जो SIP बंद हुई है वो 45 लाख SIP बंद भी हो गई हैं। लेकिन इसके साथ में एक पॉजिटिव खबर ये है कि भाई 60 लाख नई SIP चालू भी हो गई हैं। एक बात, अगर टोटल इक्विटी की बात करोगे ना तो जो टोटल इक्विटी का AUM है ना, टोटल म्यूचुअल फंड का AUM है 80 लाख करोड़, मतलब 79.88 लाख करोड़ का है। मतलब टोटल AUM है 80 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड का। लेकिन अगर इक्विटी की बात करोगे, शेयरों के अंदर कितनी इक्विटी, तो जो 33,000 करोड़ का हुआ करता था वो अब हो गया 35 हाँ 80 लाख, हाँ 35 लाख 16 हज़ार करोड़ का AUM हो गया है केवल इक्विटी का। तो एक तरह से देखो क्या पॉजिटिव ही है, घबराने वाली बात नहीं है। लोगों को ट्रस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं सोचे कि यार लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्या म्यूचुअल फंड में कम पैसा डाल रहे हैं, SIP कम आ रही है, 45 लाख SIP बंद हो रही हैं। भाई 60 लाख SIP नहीं खुल रही हैं, और अभी तक जो फ्लो आया है ये आया है, मार्केट से निकला नहीं है। तो ये पॉजिटिव है, घबराए नहीं। अगर बात करें हिंदुस्तान कॉपर के नतीजे की, तो हिंदुस्तान कॉपर क्या है नतीजे, स्टॉक उठा कर 7% ऊपर पहुंचा दिया। अब क्या है, पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल है। तो देखो आप समझना कि जब भी किसी कंपनी का आप
कोई ग्लास बेच रहे हो, मान लो कोई ग्लास कार्ड बेच रहे हो, आपको मालूम है ये ग्लास कार्ड मैं ही बेचता हूँ और किसी के पास है नहीं, तो आप 100 रुपये का ग्लास कार्ड को बढ़ा के 110 का कर दोगे, तो आपका 10 रुपये का मार्जिन बढ़ जाएगा। सेम इस कंपनी में हुआ है। इसकी जो आय है 518 करोड़ हुआ करती थी, जो बढ़ के 718 करोड़ हो गई है। मतलब आय में तुम्हारा ये मान के चलो कि 39% के आसपास की ग्रोथ है। अगर इसके ईबिटा की बात करोगे तो इसका ईबिटा 152 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के 282 करोड़ हो गया है। मतलब ईबिटा में 186% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो इसका जो शुद्ध लाभ है वो 102 करोड़ हुआ करता था सितंबर 2024 के क्वार्टर में, जो बढ़ करके हो गया है तुम्हारा 186 करोड़। मतलब 83% के आसपास की इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अगर इसके ईपीएस की बात करोगे तो 1 रुपया 5 पैसे इसका ईपीएस हुआ करता था सितंबर 2024 को क्वार्टर में, जो बढ़ के 1 रुपया 92 पैसे के आसपास पहुंच गया। मतलब 2 रुपये अर्निंग प्रति शेयर हो गया है। तो उसमें भी 83% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। वही कारण है कि इसके जो मार्जिन है, मार्जिन इसके सितंबर 2024 के क्वार्टर में 29% हुआ करते थे, जो बढ़ के अब 39% हो गए हैं। मार्जिन कब बढ़ते हैं? जब आपके पास में कोई मोनोपोली बिजनेस हो, तभी मार्जिन बढ़ते, नहीं तो मार्जिन नहीं बढ़ते। वहीं इसने अगर इंटरेस्ट की बात करोगे तो इसने 1 भी रुपये का इंटरेस्ट नहीं दिया। जहाँ वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियाँ अपने कमाई में से और जितनी कमाई है उसमें और लगा के इंटरेस्ट पे कर दी, मास कंपनी ने 1 भी रुपये का इंटरेस्ट नहीं दिया। इस कंपनी के ऊपर रिजर्व पड़ा है 2,500 करोड़ का, और जो बोरोइंग है वो 142 करोड़ की। मतलब एक तरह से डेट फ्री कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर। अगर बात करोगे एफआईआई की, तो एफआईआई ने इसमें 3% की होल्डिंग हुआ करती थी, जो बढ़ा करके लगभग 5.5 कर ली है। मतलब एफआईआई अपनी होल्डिंग जहाँ पूरे शेयर बाजार में घटा रही है, वहीं हिंदुस्तान कॉपर जैसी में बढ़ा रही है। यही कारण है कि आपको नीचे से वॉल्यूम के साथ में बाइंग दिख रही है। अब समझो आप पूरे कॉन्सेप्ट को, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मार्जिन बढ़ गए। तीसरी बात, एफआईआई ध्यान दे रही है स्टॉक को ऊपर ले गए। डिमांड कहाँ से बनी है? क्योंकि कॉपर के बिना कोई भी इंडस्ट्री एक तरह से अधूरी है। कॉपर एज द आने वाले समय का गोल्ड मान के चलो। आप चाहे केबल इंडस्ट्री में देख लो, तो केबल काय से बनाओगे? कॉपर से बनाओगे। आप जो एनर्जी के उसमें देख लो, अगर सोलर प्लांट लगाओगे या कोई बड़ा ट्रांसफार्मर लगाओगे तो बिजली को फ्लो काय से कराओगे? तार से कराओगे। तार कौन सा होना चाहिए? एल्युमिनियम का नहीं चलेगा, कॉपर का होना चाहिए। तो कॉपर एज द, और एक तरह से मोनोपोली जैसा बिजनेस है, कॉपर को आप हल्के में ना लो। अगर समझ लेते हैं आज पूरे विश्व के अंदर क्या उठा पटक रही है। आज हमारे जो बाजार है निफ्टी, वो 120 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। अगर बात करोगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 201 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ। अगर सेंसेक्स की बात करोगे तो सेंसेक्स हमारा जो है 356 पॉइंट ऊपर क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। अगर लंदन के बाजार देखोगे तो लंदन के बाजार में 75 पॉइंटों की तेज़ी देखने में मिलेगी, और पेरिस के बाजार देखोगे तो पेरिस के बाजार में 66 पॉइंटों की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। जर्मनी के बाजार के अंदर 51 पॉइंटों की तेज़ी है। अगर बात करोगे जापान के बाजार की, तो जापान के बाजार 272 पॉइंट के आसपास टूट के ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के जो बाजार हैं, हांगकांग के बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, और चीन के जो बाजार हैं, चीन के बाजार भी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। अगर बात करोगे चांदी की, तो चांदी 1,56,000 पे पहुंच गई है। और सोना जो है, सोने में फिर से सोना चांदी तेजी की ओर चल पड़े हैं। कारण ये है कि जो फेड बैंक है, फेडरल बैंक है अमेरिका का, वो हो सकता है इस बार रेट कट कर दे, और रेट कट करेगा तो डॉलर पर दबाव आएगा। डॉलर पर दबाव आएगा तो यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो जो गोल्ड और सिल्वर है उसको थोड़ा सा मूवमेंट दिखने के लिए आपको मिलेगा। अगर बिटकॉइन की बात करोगे तो 1500 से 2000 के आस 2000 पॉइंट के आसपास फिर से टूट गया है, और 1,04,000 के आसपास में बिटकॉइन जो है अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। विश्व के बाजार ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, इतना कोई घबराहट वाली माहौल है नहीं। अभी जो आज चुनाव आना है, बिहार का चुनाव के आज अंतिम जो चरण था वो पूरा हो गया। अब जो एग्जिट पोल है, वो एग्जिट पोल अब जहाँ तक आ रहे हैं वो सरकार के पक्ष में आ रहे हैं, जो वर्तमान में सरकार है। तो ये एग्जिट पोल के ऊपर भी थोड़ा बहुत बाजार, इतना तो ज़्यादा नहीं, पर हाँ रिएक्ट तो करेगा ही। कल बाजार जो है गैप अप ओपन हो सकता है, खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो व्यू है बाजार पे वो बता रहा हूँ मैं। बजाज फाइनेंस क्यों गिरा? बजाज फाइनेंस के शेयर पे क्या मूवमेंट रहा? बजाज फाइनेंस के नतीजे ठीक आए, पर उनका जो कमेंट्री रही, कमेंट्री खराब रही, और उसमें जो ग्रोस एनपीए वो बढ़ के आए, नेट एनपीए बढ़ के आए। और बजाज फाइनेंस के साथ साथ में बजाज फिनसर भी गिरा। बजाज फाइनेंस तो 7-7.5% टूट ही गया, बजाज फिनसर भी टूट गया। और बजाज फिनसर ही नहीं टूटा, पूरी एनबीएफसी है, चाहे रिपको फाइनेंस है, चाहे नॉर्दर्न आर कैपिटल है, तो जितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज है, सभी का मूड माहौल ख़राब करके रख दिया। किसने?
एक बजाज फाइनेंस के नतीजों में, तो नतीजे इतने ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जब कहीं भी अगर अमेरिका के बाज़ारों का मूड ख़राब होगा तो भारत के बाज़ार गिरेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका का बाज़ार गिरा, उसे देख के जर्मनी का बाज़ार गिरेगा, उसे पेरिस का गिरेगा, लंदन का गिरेगा, हांगकॉन्ग गिरेगा, चाइना का बाज़ार गिरेगा, तो फिर हम भी सोचते हैं ले गिर ही जाओ, क्योंकि सेंटीमेंट ऑल ओवर ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए जो बजाज फाइनेंसर है, बजाज फाइनेंस के नतीजे खराब आए तो उसने बजाज फिंसर को भी गिर दिया। बजाज फिंसर गिरा 7%, तो बजाज फिंसर ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज जितने भी सेक्टर है ना, सभी में एक तरह से दबाव देखने के लिए मिला। ग्लोबल संकेत ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, डाउ जोन नैस्डैक ठीक ही है, अपने उस पर चल रहा है। भारत को लेकर के ट्रंप ने क्या बयान दिया है? भारत को लेकर के ट्रंप की तरफ से बयान आया कि हम जल्द ही भारत से ट्रेड डील कर सकते हैं, भारत पे जो लगने वाला टैरिफ है वो हटा सकते हैं। ऐसा क्यों हो गया? देखो क्या है, ये चीज़ अमेरिका भी समझ गया है कि भाई अब ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे इसलिए नहीं चलेगा कि भाई अब कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं जाके ऐसी टेबल टॉक करनी पड़ेगी, बैठ कर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत हुआ। क्योंकि एक तुलसीदास जी ने कहावत कही है कि समृद्ध को कहीं नौन गुसाई, कुछ ऐसी कहावत है, मैं बोल नहीं पा रहा, एक चौपाई है कि जो, हाँ, जैसे उसने हमें हर तरह से दबाने की कोशिश करी ट्रंप ने, लेकिन भारत पर कोई असर पड़ा नहीं। तो अब हार के उसने बोला कि अब हम भारत के साथ जल्द ही अच्छे ट्रेड डील कर सकते हैं और भारत पर जो जितने टैरिफ लगे उन टैरिफों को हटा सकते हैं। तो ये एक तरह से पॉजिटिव खबर है अगर देखा जाए तो। कहीं भी है, अगर एफआईआई की बात करोगे तो एफआईआई ने फिर से अपनी पोजीशन घटाई है, 13% के आसपास नीचे ले आए हैं। और अगर डीआईआई की बात करोगे, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, तो लगभग 52वें दिन लगातार खरीदारी करी है। इससे पहले 57 दिन तक लगातार खरीदारी करी थी उन्होंने। कब करी थी? उन्होंने करी थी वर्ष 2022 में। तो यही है कि भाई आज भी एफआईआई ने जो है 883 करोड़ का माल बेचा है, वहीं डीआईआई ने 2100 कुछ करोड़ रुपए का माल खरीदा है। सेंटीमेंट ऑल ओवर ठीक ही नज़र आ रहा है। सेंटीमेंट क्यों खराब हुआ? सेंटीमेंट हो रहा है एफआईआई के कारण। एफआईआई भी थोड़ा सा, आज फिर एक ब्रिटानिया की तरफ से खबर आई, ब्रिटानिया के जो एमडी और सीईओ हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए एमडी और सीईओ हैं वो दिसंबर से अपना पदभार संभालेंगे। बाजार के अंदर बहुत उठापटक चल रही है, बहुत, मतलब अगर आप बिना वित्त सलाहकार के जाओगे, बिना कोशिश हुए जाओगे तो नुकसान कर लोगे, क्योंकि बाजार पहले जैसा नहीं है कि आप जो खरीद लोगे वही चलेगा। बाजार ना एक नतीजे और पूरे सेक्टर को ही नीचे गिर देते हैं। ये खबर ना पूरे के पूरे ऑल ओवर सबके लिए होती है। टेक्सटाइल को लेकर के खबर आ गई है। टेक्सटाइल को लेकर के भारत सरकार ना 20,000 करोड़ रुपये जैसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के अलग से, मतलब उन्हें पैकेज का ऐलान कर सकती है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। उससे क्या होगा, जिस तरह से भारत को आपने देखा कि भाई अमेरिका के टैरिफ लग गए, जिससे भारत का जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, वो प्रभावित हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि भाई, जैसे पिछली बार भी पीएलआई जैसी स्कीम लेके आई थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम लेके आई थी, तो सरकार चाहती है कि 20,000 करोड़ रुपए के आसपास में 20 से 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लिए दिया जाएगा कि भाई ये आप, जिससे आपके ऑल ओवर बिजनेस को जो लॉस हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके। क्योंकि जब तक ट्रेड डील नहीं होती, जब तक अगर उन्हें अपना कारखाना चलाना है ना, तो लॉस में ही चलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहे तो मैं कारखाने में अपने एम्प्लॉय को पैसा क्यों दूंगा, और अगर मुझे माल बना बना कर रखना है, अपने पास स्टॉक रखना है, तो आखिर कब तक रखूँगा।